हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम सभी क्लास में जुड़ चुके हैं। तो चलिए आप भी फटाफट क्लास में जुड़ जाइए। और आज हम बात करेंगे यूपी टेट सुपर टेट के प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर के हुए। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर से थोड़ा और बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बात करेंगे सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए सबसे प्रभावी तरीका है क्या? डांट डपट, या फिर शारीरिक सजा, या फिर घर से निष्कासन, या फिर नियमित पुरस्कार। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो देखिए, डांट फटकार तो कोई कर नहीं सकते, शारीरिक सजा वही हो गया। फिर घर से निष्कासन मतलब घर से क्या बच्चों को निकाल देंगे? ऐसा नहीं है। उसका प्रभावशाली का तरीका ये है कि उसे नियमित कुछ ना कुछ क्या करें, पुरस्कार दें, मतलब शाबाशी दे सकते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पर और लेते हैं आज के सेशन का दूसरा प्रश्न। चलिए बात करेंगे आनुवंशिकता के किस नियम में कहा गया है कि कुशाग्र बुद्धि वाला माता पिता के बच्चे एक कुशाग्र बुद्धि वाले हो सकते हैं। मतलब आनुवंशिकता के किस नियम में यह कहा गया है कि कुशाग्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे कम कुशाग्र बुद्धि वाले हो सकते हैं? क्या प्रतिगमन का नियम है, या विभिन्नता का नियम है, या प्रभाव का नियम है, या सदृशता का कानून है? चलिए फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। आज के प्रश्न के दूसरे का ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में से। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रतिगमन का नियम। चलिए चलते हैं आज सेशन के अगले प्रश्न पे और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। चलिए अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? चलिए बताइए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मतलब मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, या फिर खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कमेंट कीजिए प्रश्न नंबर तीसरे का। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए प्रश्न नंबर तीसरे का ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मतलब मॉडलिंग का एक मुख्य क्या है, तरीका है। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पे। कैसा लग रहा है आपको क्लास? कमेंट में ज़रूर बताइए और सेशन के अंत तक बने रहिए, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से कौन सा क्या है, संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, या फिर समन्वय का सिद्धांत, या व्यक्तिगता का सिद्धांत। चलिए प्रश्न नंबर 4 का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। एकदम कमेंट में आंसर खटाखट आते रहे। चलिए प्रश्न नंबर 4 का
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। चलिए बात करेंगे सुपर ईगो का विकास मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। गुदा अवस्था में, अव्यक्त अवस्था में, या फिर ज्ञानेंद्रिय अवस्था में, या फिर यौन प्रधान अवस्था में। चलिए प्रश्न नंबर 5 का आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा हो सकता है? आपके अनुसार ए, बी, सी, डी में से कौन सा उत्तर सही हो सकता है? गुदी अवस्था, अव्यय अवस्था, ज्ञानेंद्रिय अवस्था या यौन प्रधान अवस्था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अव्यक्त अवस्था। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पे और लेते हैं आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। किस उम्र में नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है? जन्म पर, या फिर 3 महीने पर, या फिर 6 महीने पर, या फिर 7 महीने पर? चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न। किस उम्र में नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है? ऑप्शन नंबर ए, जन्म पर, ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने पर, ऑप्शन नंबर सी, 6 महीनों पर, और ऑप्शन नंबर डी, 7 महीनों पर। चलिए प्रश्न नंबर 6 का आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, 3 महीनों पर। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पे और लेते हैं आज के प्रश्न का 7वां प्रश्न। चलिए अब सही दिख रहा है, अब तो सही है। चलिए बात करें, एक टीचर कुछ लड़कों को स्कूल का सामाजिक कार्य में लगाती है और कुछ लड़कियों को केवल गाना गाने के लिए कहती है। यह क्या दर्शाता है? मतलब यह क्या दर्शाता है? कमेंट कीजिए। क्या है? सामाजिकरण, या फिर सामाजिक रूढ़िवादिता, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता, या फिर अधिकरण? चलिए ए, बी, सी, डी में से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से क्या है? सामाजिकरण, या फिर सामाजिक रूढ़िवादिता, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता, या फिर अधिकरण? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से प्रश्न नंबर 7 का आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक रूढ़िवादिता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और लेते हैं सेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यूपी टीईटी में आ चुका है। यह प्रश्न बात करें, किशोरा अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? क्या रास महोदय ने किया है, या फिर बर्ट ने, या फिर न्यूमैन ने, या फिर ब्रिजेस ने? चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कमेंट कीजिए फटाफट और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बिना कहे आप लोग ज़रूर करेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आप सेशन को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 में, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? क्या रास का है, बर्ट का है, न्यूमैन का है, या फिर ब्रिजेस का है? चलिए ऑप्शन नंबर ए, रास का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब फटाफट चलेंगे तेज में, क्योंकि हम लोग बहुत स्लो लग रहा है कि चल रहे हैं। चलिए अभी बहुत प्रश्न बचे हैं। शैशवावस्था में संचयी काल अवस्था किसे कहते हैं? क्या जन्म से 3 वर्ष को, या फिर 1 से 3 वर्ष, या फिर 2 से 5 वर्ष, या 3 से 6 वर्ष? शैशवावस्था में संचयी काल किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, 3 से 6 वर्ष। चलिए चलते हैं और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न और बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की।
मानव चिंतन में तर्क का आरंभ होता है। जब मानव चिंतन करता है तो उसमें तर्क कब से आरंभ होता है? क्या शैशवावस्था से होता है, या फिर बाल्यावस्था से होता है, या किशोरावस्था से, या फिर सभी से? चलिए, प्रश्न नंबर 10 का आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था से बच्चों में तर्क करने की क्षमता क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। उनको जितना बताएंगे वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछते जाएंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 11 की बात करें। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित अधिगम है। क्या प्रतिपादक अधिगम है, यंत्रवत अधिगम है, या पारस्परिक अधिगम है, या सक्रिय अनुकूलन है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से ऑप्शन नंबर सी। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। रेणु एक नर्तकी है, जो उसके पास होना चाहिए। रेणु क्या है? एक नर्तकी है, उसके पास होना चाहिए। मतलब कौन सी बुद्धि होना चाहिए? क्या स्थानिक बुद्धि होना चाहिए, या फिर भाषाई बुद्धि होना चाहिए, या फिर शारीरिक गतिज बुद्धि होना चाहिए, या फिर संगीतमय बुद्धि होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे संगीतमय बुद्धि बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि संगीतमय बुद्धि, ये तो एकदम नहीं होगा। चलिए, अब बताइए। बहुत से कंफ्यूज वाला है कि संगीतमय बुद्धि होगा। बहुत से बच्चे संगीतमय बुद्धि पे लगा देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पे नर्तकी पूछा है। नर्तकी का मतलब डांसर होता है। डांस के लिए संगीतमय बुद्धि की क्या जरूरत है? ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक गतिज बुद्धि। क्योंकि शारीरिक गतिज में क्या होता है कि शरीर का संतुलन बनाना पड़ता है नृत्य करने पर। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और लेते हैं आज के सेशन का एक और तगड़ा प्रश्न। चलिए, बात करेंगे। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम की समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग किया है? या प्रतिधारण, संतुलन, आकलन, या फिर मॉडलिंग? चलिए, प्रश्न नंबर 13 का आंसर कमेंट कीजिए। ए, बी, सी, डी में से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, मॉडलिंग। चलिए, चलते हैं फटाफट अगले प्रश्न पे। यूपी टेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, फेवरेट प्रश्न अगर बोले तो एक उन प्रश्नों में से एक, ये भी एक यूपी टेट का फेवरेट प्रश्न। चलिए, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में काले और सफ़ेद कार्ड कितने होते हैं? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफ़ेद कार्ड कितने होते हैं? क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं? चलिए, फटाफट कमेंट कीजिए। क्या रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 5 होते हैं? चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी, 5 होते हैं। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। वीडियो के अंत तक बने रहिए, संख्या कम नहीं होनी चाहिए, जो भी हो। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है? क्या सक्रियता नहीं है, अंकिक नहीं है, या फिर दृश्य प्रतिमान नहीं है, या फिर सांकेतिक नहीं है? चलिए, फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन कमेंट कीजिए। ए, बी, सी, डी में से कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, आंकिक। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, सेशन का अगला प्रश्न। इसके लिए आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए, स्क्रीन पे लग चुका है प्रश्न नंबर 16 का प्रश्न। एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपने गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह क्या कहलाता है? व्यवहारवाद कहलाता है, रचनावाद कहलाता है, या फिर मानववाद कहलाता है, या जीववाद कहलाता है? बताइए।
प्रश्न नंबर 16 का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। क्या व्यवहारवाद कहलाता है रचनावाद, मानववाद या फिर जीववाद? तो ऑप्शन नंबर डी, जीववाद। इसमें बच्चे को ये लगता है कि ये सचमुच में इसमें क्या है, जीव है। छोटे छोटे खिलवाड़ मतलब खेलेंगे तो उसे बोलेंगे हट जाए मेरे सामने से, मेरा घोड़ा आ रहा है, ऐसे सब बातें करते हैं। उसमें जीववाद की क्या होती है, भ्रम होता है। चलिए, लग गया एक और प्रश्न तुम लोगों के स्क्रीन पे। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है? मतलब विकास के सिद्धांत में नैतिकता को किस स्तर में सम्मिलित किया गया है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। चलिए बात करेंगे बेसल आयु डट 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 मतलब के मापन से संबंधित है। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? अभिरुचि से, बुद्धि से, अभिक्षमता से या फिर अभिवृद्धि से? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कमेंट कीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी किससे? बुद्धि से। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पे। बस और 4 प्रश्न बचे हैं। आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है। गर्ल का बहुवचन क्या होता है? गर्ल्स होता है। और इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम हस्तांतरण का उदाहरण है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक या फिर ऑप्शन नंबर सी शून्य या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए फटाफट। प्रश्न नंबर 19 का फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। इंतजार करें आप सभी के कमेंटों का। ऑप्शन नंबर सी शून्य अधिगम हस्तांतरण, क्योंकि चलिए प्रश्न नंबर 20 बात करेंगे। प्रश्न नंबर 20 की। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण में किसका मापन किया जाएगा? उपलब्धि का, अभिवृद्धि का, अभिक्षमता का या फिर अभिव्यक्तित्व का? एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण किसका मापन किया जाएगा? ए, बी, सी, डी में से ऑप्शन कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा? ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व का। चलिए ऐसे कर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 का, सबसे तगड़ा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। चलिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से ऑप्शन ए वाटसन व्यवहारवाद है, ये हैं। स्किनर भी व्यवहारवाद हैं, हल भी व्यवहारवाद, मतलब ये तीनों का तीनों गलत है। जबकि फ्रायड क्या है?
नहीं है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करेंगे आज के सेशन का आखिरी प्रश्न और अंतिम प्रश्न और सबसे तगड़ा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? देखिए विकास का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? अंतर संबंधों का सिद्धांत ये भी है, तो मतलब इसका एक गलती हो गया। विभिन्नता का सिद्धांत ये भी है, मतलब इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। उसके बाद दिशा का सिद्धांत ये है, ये भी है, तो मतलब इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। और पृथ्वी मतलब पृथक्करण का सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। तो बस आज की क्लास में इतना ही। कैसा लगा आपको क्लास कमेंट में ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।